Hello everyone, I am Neha Singh. Welcome to my YouTube channel Spoken English with Neha. Today we are going to study about present indefinite tense. In my last video, I have told you about the introduction of tense. If you did not watch that video, please watch that video first. So let's get started. Present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आया हो तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्लियर है? तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि कौवा काला होता है, दूध सफ़ेद होता है, तो क्या यह भी हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा? हमारा यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि टेंस तब तक टेंस नहीं कहलाएगा जब तक उस टेंस में कोई काम ना हो रहा हो। जैसे कि यह वाक्य मैंने अभी बोला कौवा काला होता है, तो क्या इस वाक्य में कोई काम हो रहा है? इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रिया ऐड कर लीजिए कि क्रिया प्लस, तो हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगी, हमारी पहचान क्या हो जाएगी? हमारी पहचान हो जाएगी यदि कोई हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आया हो तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज। हमारे सारे 12 टेंसेस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज। डू डज का प्रयोग कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मीन्स कोई भी काम, जो पर्टिकुलर काम हो रहा हो उस वाक्य में, जैसे कि पढ़ाना, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, कोई भी काम जो मेन काम होता है उसे हम मुख्य क्रिया में लाते हैं। ठीक है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे कितने फॉर्म्स होते हैं? हमारे 5 फॉर्म्स होते हैं, बट हम जनरली 3 फॉर्म्स लेकर के चलते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि एक वर्ब लेते हैं गो। ठीक है, ये हमारा वर्ब है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारा हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फिलहाल हम इन दोनों को लेकर के नहीं चलेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसी का काम है, अभी हम इसी को लेकर के चलेंगे। इसको हटा दे रही हूँ मैं। आगे देखते हैं। ठीक है, सो ये हमारे कुछ पहचान हो गई कि हम कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं है। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? हमारे सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पहला साधारण वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, सो अगर हमारा वाक्य साधारण में है, नेगेटिव में है और प्रश्नवाचक में है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी हेल्प से अगर आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपके सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण। साधारण सेंटेंस का क्या मतलब है? मतलब है कि किसी भी वाक्य में, यदि कोई भी वाक्य हो, यदि उस वाक्य में मत या नहीं ना लगा हो, ना ही उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड लगे हों, तो वह वाक्य हमारा साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग पढ़ते हैं, वह सोता है,
तुम गाते हो। इन सारे वाक्यों में ना ही मत लगा है, ना ही इसमें नहीं लगा है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा साधारण वाक्य में आता है। सो साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है? साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब डिसाइड करेंगे। ठीक है। सो यह वर्ब में यस कब लगता है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। देखते हैं, ये जो सिंगुलर और प्लूरल लिखा हुआ है ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है। सो ये हमारा सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट हमारा इन ही, शी, इट और नाम को हम सिंगुलर में रखते हैं और आई, वी, यू, दे को हम प्लूरल में रखते हैं। सो यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में यस और एस जोड़ेंगे, या तो हम यस जोड़ेंगे या तो हम एस जोड़ेंगे। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम यस या एस ना जोड़ करके सीधे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, गो, प्ले। ठीक है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यदि इनमें से कुछ भी है तो हम यहाँ पे गोज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एस लग गया। सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर है तो हम यहाँ पे यस जुड़ा है, यहाँ पे एस जुड़ा है। ठीक है, यस या यस हमारा जुड़ेगा। क्लियर है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यदि इन सब में से कुछ आता है तो हम गो को गो ही छोड़ देंगे, प्ले होगा तो सिर्फ प्ले ही लिखेंगे, जैसे स्लीप हुआ तो हम सिर्फ स्लीप ही लिखेंगे। इसमें यस से यस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में हम यस से आई एस जोड़ेंगे या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम अदर वर्ड लगाते हैं। क्लियर है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कतें आ रही होंगी कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। वैसे आने वाले एग्जाम्पल्स में मैं आपको और क्लियरली बताऊँगी, बट फिलहाल ऊपरी तौर पर मैं बता दे रही हूँ कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य से यदि आप कौन करके सवाल पूछते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। क्या कहा मैंने कहा कि कोई भी हिंदी वाक्य से आप जब कौन करके सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब में सब्जेक्ट मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं मार्कर से लिखती हूँ, कौन मार्कर से लिखता है, मैं मार्कर से लिखती हूँ। बच्चे खेलते हैं, कौन खेलता है, बच्चे खेलते हैं। मम्मी डांटती हैं, कौन डांटता है, मम्मी डांटती हैं। ठीक है। इन सारे एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमें सब्जेक्ट कैसे खोजना है। क्लियर है। ऑब्जेक्ट पे आते हैं। जब भी हम किसी हिंदी वाक्य से किससे और किसको करके सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब में ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है। बच्चे तुम्हारे साथ खेलते हैं, बच्चे किसके साथ खेलते हैं, बच्चे तुम्हारे साथ खेलते हैं। मैं मार्कर से लिखती हूँ, मैं किससे लिखती हूँ, मैं मार्कर से लिखती हूँ। ठीक है। आगे देखते हैं। इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। कोई भी वाक्य हमारा नकारात्मक में है, कोई भी वाक्य हमारा निगेटिव में है, हम कैसे पहचानेंगे? यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में नहीं या फिर मत लगा हो तो वह वाक्य हमारा नकारात्मक में आता है। जैसे कि मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, बच्चे नहीं खेलते हैं, वह नहीं सोता है, दिस काइंड ऑफ। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम डू और डस का प्रयोग करेंगे। फिर से हम लोग वापस इस पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, यदि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम होगा तो हम डस का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, आई, वी, यू, दे होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू डस लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। और जब हम डू डस का प्रयोग कर लेते हैं तो जो ये हमारा यस या यस का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। इसका मतलब है यस या यस का प्रयोग हम सिर्फ अफर्मेटिव में करते हैं, ना ही निगेटिव में, ना ही इंट्रोगेटिव में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड भी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। अदर वर्ड का मतलब है जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं, सुबह में, शाम में, बाइक से, कार से, जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं जो हम लास्ट में लिखते हैं उसे हम अदर वर्ड्स में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि क्या वह खेलता है, क्या तुम बाजार जाते हो, यह वाक्य किससे शुरू है, क्या से। तो कोई भी वाक्य यदि क्या से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं। देखिए क्या मैंने यही किया है, यस हमने यही किया है। डू डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। डू डज हमने सबसे पहले लिख दिया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ भी हम डू डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सबसे पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नॉट है सेंटेंस में तो हम नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है तो नॉट ना लिख करके हम सीधे आगे सेंटेंस पे आगे बढ़ जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देयर आफ्टर अदर वर्ड, एंड वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि 3 सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये चौथा कौन सा है? ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है, एक स्ट्रक्चर के तौर पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं। वह वाक्य जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कितना, जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं अगर आए तो वह हमारा वाक्य डबल इंट्रोगेटिव में आता है। और उसका अनुवाद कैसे करते हैं, उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसको उस क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग हम सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, जो भी हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड हो वो हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है ना, सेम वो स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे। सो क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देयर आफ्टर अदर वर्ड। क्लियर है? सो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे प्रेजेंट डिफिनिट में आते हैं जिसकी मदद से आप ये सारे सेंटेंसेस बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है, मैं सुन तो नहीं पाऊंगी बट फिर भी आप लोग अपने मन में एक सेंटेंस बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैं इमेज कर लेती हूँ कि आप लोगों ने बोल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या ये सारे एग्जाम्पल्स इन स्ट्रक्चर से बन सकते हैं कि नहीं। देखते हैं ये क्या है। वह सुबह सुबह तुम्हारे स्कूल जाती है। पहले तो हमें यह डिसाइड करना है कि यह प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में आता है कि नहीं आता है। सो जाती है, ठीक है, जाना एक काम है, ती है लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह हमारा प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में आएगा, या सेंटेंस हमारा प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी आपको देखना है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर से बनाना है। सो वह सुबह सुबह तुम्हारे स्कूल जाती है। ओके, वह जाती है से पता चलता है कि यह फीमेल वर्जन है। ठीक है, ये फीमेल की बात हो रही है। सो फीमेल का क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। ठीक है, उसके बाद क्या है, यस से यस लगाना है। तो पहले हम देखते हैं कि यह सिंगुलर में आता है कि प्लूरल में आता है। सी हमारा सिंगुलर में आता है, इसका मतलब है हम वर्ब में यस से यस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जाना वर्ब है, सो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था शी गोज टू, तुम्हारे स्कूल है योर इन द मॉर्निंग। ठीक है, शी गोज टू योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल, किसके स्कूल, तुम्हारे स्कूल, स्कूल इन द मॉर्निंग, ये हमारा अदर वर्ड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं अपना काम पूरा नहीं करती हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव से बनाते हैं।
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा है आई हमारा प्लूरल में आता है, सो आई डू नॉट। इसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पूरा करने का क्या होता है, कंप्लीट। आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क। किसका काम, मेरा काम। आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या राकेश बच्चों के साथ खेलता है, यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यह क्या से शुरू है। ठीक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। राकेश सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा, डज राकेश। खेलने का क्या होता है, प्ले। डज राकेश प्ले विथ चिल्ड्रेन। डज राकेश प्ले विथ चिल्ड्रेन, क्या राकेश बच्चों के साथ खेलता है। क्लियर है, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग मुझसे अंग्रेजी में बात क्यों नहीं करते हैं, यह हमारा डबल इंट्रोगेटिव में आएगा। ठीक है, सो क्यों अगर लगा है बीच में तो हम इसका अनुवाद सबसे पहले करेंगे। वाई आप लोग, ये हमारा प्लूरल में आएगा। वाई डू यू ऑल, ठीक है, आप लोग का हो जाएगा यू ऑल। वाई डू यू ऑल नॉट टॉक टू मी इन। क्लियर है, आप इन सारे सेंटेंसेस को इन स्ट्रक्चर्स पे रख करके देखिएगा। ये सारे सेंटेंसेस इन्हीं स्ट्रक्चर पे ही बेस हैं। क्लियर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा ख़त्म होता है। मैंने यहाँ पे कुछ वोकैब्स भी दिए हैं, क्योंकि बिना वोकैब्स के आपको स्पोकन बोलने में, आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आएगी। अगर आप अपने से याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अपने से याद नहीं करते हैं तो मैं कुछ वोकैब्स अपनी हर वीडियो में आपको दे दिया करूँगी। मैंने क्या लिखा है, मैंने 5 वोकैब्स दिए हैं जो आपको लर्न करने हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ तो मैं बोल दे रही हूँ। मैंने पहला लिखा है फिडल। फिडल मतलब होता है हेरा फेरी करना। दूसरा है बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है साहसी। तीसरा है ब्लफ। ब्लफ मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। चौथा है ऑपरेश। ऑपरेश का मतलब होता है जुल्म करना। पांचवा है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है प्रथा। और आप इन्हीं 5 वोकैब्स की हेल्प से सेंटेंसेस भी बनाइएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं, यह मैं बताऊंगी। तो क्या करना है आपको कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, अब हमको यह जानना है कि अब हम स्पोकन में इसका प्रयोग कैसे करें। तो आपको करना है कि आपको कम से कम 10 to 15 सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। पहले हिंदी में लिखिए, उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। उसके बाद आपको क्या करना है दैट आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है और वेयर एवर यू वांट, सो आपको वो सारे सेंटेंसेस इन इंग्लिश आपको बोलने हैं। ठीक है, बोलने से क्या होगा कि आपकी टंग जो है वो इंग्लिश पे ट्विस्ट होगी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको बुक रीड करना चाहिए, क्योंकि हमें आदत है हिंदी में बात करने की। वी आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन हिंदी। सो जब हमें कुछ भी पूछा जाएगा तो सडन हमारे मुंह से हिंदी ही निकलेगा, क्योंकि हमें आदत है हिंदी बोलने की। सो जब तक आपकी टंग इंग्लिश पे ट्विस्ट नहीं होगी तब तक आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आएगी। तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसको बोलना है। मिरर के सामने मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मिरर के सामने बोलने से आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपको पता चलता है कि आप किस वे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगी। मैं पहले इंडेफिनिट ख़त्म करूंगी, उसके बाद मैं प्रेजेंट ख़त्म करूंगी। जनरली लोग क्या करते हैं कि
प्रेजेंट ख़त्म करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन मैं पहले इंडेफिनिट ख़त्म करूँगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे क्या होता है ना कि इसी से सिमिलर इंडेफिनिट होता है, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत कम आएगी। ठीक है, सो आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको लगता है कि वीडियो किसी और की भी हेल्प कर सकती है तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।